नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या बच्चों को भी समझ में आएगी और उनके काम भी आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं? यूपी को जलाने वाला बड़ा प्लान एक्सपोज हुआ है। वो प्लान क्या था, आज आपके सामने डिटेल रखूंगा। हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा फिर मार्केट में आ चुका है, तो जरा सावधान होने की जरूरत है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का वो प्लान जो यूपी में सभी 80 की 80 सीटें जिताएगा, उसको डिकोड करेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज ऐसा क्या किया कि अखिलेश यादव परेशान है, उसके बारे में भी बताऊंगा। टेंशन में ममता बनर्जी अचानक बदल कैसे गई हैं, इसका थोड़ा जिक्र करूंगा। और जेएनयू में सस्ती पढ़ाई लेकिन आईआईटी पर फीस हाइक का बोझ क्यों, छात्रों के दर्द की भी बात करूंगा विस्तार से। लेकिन पाठशाला की शुरुआत सबसे पहले हिंदू आतंकवाद की फेक थ्योरी को फिर से जिंदा करने वालों की क्लास लगाकर। न्यूज की पाठशाला में हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि कोरोना के संकट काल के बाद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहे भारत को रोकने के लिए घर के अंदर के दुश्मन भी एक्टिव हैं और बाहर के तो एक्टिव हैं ही हैं। सब सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि देश में कैसे माहौल खराब किया जाए। हिंदू मुसलमान के बीच दंगे कराने की कैसे कोशिशें बीच में हुई, हमने आपको लगातार बताया। आज बात करूंगा कि कैसे हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास भी फिर से तेज हो गया है। एक तरफ सर तन से जुदा वाला गैंग तो खुलकर माहौल बिगाड़ ही रहा है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हैं जो पर्दे के पीछे से हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदू मुसलमान कराने और देश का माहौल खराब करने की साजिश में लगे। ऐसी ही एक साजिश का यूपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने के लिए एक के बाद एक 3 मजार में तोड़फोड़ की गई और जो लोग पकड़े गए आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जेल के अंदर मजार में तोड़फोड़ कर दी गई, मजार पर चढ़ाई गई चादरों को आग के हवाले कर दिया गया और इस काम को अंजाम देने वाले आरोपियों ने सिर पर भगवा साफा बांधा हुआ था। पहली नजर में सबको यही लगा कि यह काम हिंदू युवकों का है जो यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों मुसलमान युवक थे। दोनों मुसलमान थे, लेकिन मजार पर जाकर चादर में आग लगा रहे थे और सिर पर साफा देखिए कैसे बांध रखा है, जैसे देखने में ही लग जाए कि हिंदू है। एक का नाम मोहम्मद कमाल है, दूसरे का नाम मोहम्मद आदिल है और यह पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये दोनों ये सब कर रहे थे। भगवा साफा पहनकर मजार को निशाना बनाने के पीछे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी। उत्तर प्रदेश में आग लगाने की साजिश थी, क्योंकि जब भाई पकड़ लिए गए तब था, नहीं पकड़े जाते, दूर से भागते हुए कोई देखता तो क्या बोलता, अरे भगवा पहने हुए है, ये हिंदू आकर मजार में आग लगा कर चला गया। फिर क्या होता, यूपी में आग लगती कि नहीं लगती? क्योंकि यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब कांवड़ यात्रा निकल रही है, जब अयोध्या में सावन झूला मेला लगने वाला है। भगवा साफा के जरिए यह साजिश फैलाना आसान था कि किसी हिंदू कांवड़िए ने इस साजिश को अंजाम दे दिया होगा। अब सोचिए अगर यह फैक्ट सामने नहीं आता कि ये दोनों मुसलमान युवक हैं और यही मजार में जाकर ये सब कर रहे हैं, अगर यह बात फैल जाती कि 2 हिंदुओं ने मजार में तोड़फोड़ की है, तो सोचिए क्या बवाल होता, क्या माहौल बिगड़ता। आरोपी कमाल और आदिल के परिवार का कहना है कि दोनों भाई डिप्रेशन में, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। जरा एक बार सुन लीजिए कि दोनों के बारे में क्या बताया जा रहा है, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। मेरे 3 भाई हैं, एक एक्सपायर हो गए हैं, 2 हैं। एक अभी जब वो एक्सपायर हुए तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। उनको सब तरह मुरादाबाद, दिल्ली वगैरह सब तरह की मेडिसिन कराई, लेकिन उनका दिमाग सही हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने कुवैत भेज दिया, फिर कुवैत वालों ने उन्हें रिटर्न कर दिया। उनकी दिमागी हालत देख के उनको रिटर्न कर दिया। अब उन्होंने कल जो गए हैं वो पहले वहाँ पर चले गए। पहले जब उन्होंने मजार तोड़ी तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं था, वो बाद में गया।
लेकिन अगर उनका दिमाग सही होता तो वो भी तो एक मोमडन है कि हम मजार तोड़ पाते या नहीं। अगर कोई मोमडन अच्छे दिमाग में मजार तोड़ पाता है तो हम भी यही है, तो अगर वो तोड़ पाते हैं तो क्या वो तोड़ नहीं सकते क्या? बहन कह रही हैं कि दोनों जो हैं वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मजार तोड़ने का काम किया। लेकिन सवाल ये आता है कि मजार तोड़ने के लिए सिर पर भगवा साफा पहनकर जाना है, ये दिमाग में चल रहा है, लेकिन दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है। आरोपियों के परिवार वाले मानसिक हालत का हवाला देकर लोग कह रहे हैं कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक मजार को ही निशाना क्यों बनाया? अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो मंदिर को भी बना सकते थे, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो गुरुद्वारे को भी बना सकते थे, अगर दिमाग नहीं ठीक से काम कर रहा है तो चर्च को भी बना सकते थे। भगवा साफा पहनकर मजार को ही निशाना बनाने गए हो और फिर कहा जा रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि यह प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता क्या? मानसिक रूप से परेशान शख्स ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकता? आरोप यह भी लग रहा है कि दोनों भाइयों ने हथौड़े और छेनी से मजार में तोड़फोड़ की, तो यह भी दिमाग है कि वहां जाकर तोड़फोड़ करनी है तो हथौड़ा लेकर जाओ, छेनी लेकर जाओ। बड़ा दिमाग वहां काम कर रहा है, यह नहीं कि पहुंच गए, सामने दिख गया तो कर दिया। अच्छा, यह भी आरोप है कि हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ था। वाह भैया, कहने को मानसिक रोगी है, लेकिन मजार में जाकर कैसे तोड़फोड़ करनी है? ग्लव्स पहनकर तोड़फोड़ करनी है क्या? औजार भी लेकर जाना है क्या? यह सब दिमाग चल रहा है। साफा पहनना है भगवा रंग का, यह भी दिमाग चल रहा है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है। अब आरोप यही लग रहा है कि भैया ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी कि हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हो जाएं, हिंदू आतंकवाद, हिंदू हिंसा करता है, हिंदू कैसे मुसलमानों के मजार पर जाकर ये सब कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश तो नहीं थी। क्योंकि इस देश में भाई हिंदू पे सवाल खड़े करने के लिए तो पूरी जमात एक बैठी हुई है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक हर जगह लोग तुरंत खड़े हो जाते। एक बस फोटो पीछे से कहीं से वायरल होना था कि भगवा साफा पहनकर देखिए मजार में चादर जला दी, उसके बाद तो अगर ये पकड़ में नहीं आते तो इस देश में फैलाने वाले बहुत थे कि देखो क्या हो रहा है। जांच में यह भी पता चला कि ये लोग बिना नंबर की बाइक से अलग अलग मजार जा रहे थे। जब एक मजार की तोड़फोड़ के दौरान इन्हें लोगों ने पकड़ा तो मोहम्मद कमाल ने बताया कि इन्हें किसी ने इस काम को अंजाम देने के लिए कहा। तो बहन कह रही हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, भाई पकड़ा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बता रहा था कि किसी ने अंजाम देने के लिए कहा है। दिमाग तो ज्यादा ही चलता लग रहा है। अब याद करिए कि गोरखपुर में जब मठ पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी सामने आया था, यह आपको अप्रैल की तस्वीर दिखा रहा हूं। मुर्तजा अब्बासी ने इसी साल 3 अप्रैल को गोरखनाथ मठ में हमला किया था, आपको याद होगा। आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट था। जांच में मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आ गया और मुर्तजा के बारे में कहा गया कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। वहां भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही एंगल आया था। यहां भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही एंगल निकल कर आ रहा है। इसी तरह से बिजनौर के आरोपियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। सबका दिमाग ठीक नहीं है और सब हमला करने निकल रहे हैं। यूपी में माहौल खराब करने की साजिश मुरादाबाद में भी हुई। कांवड़ यात्रा का रास्ता रोकने से हंगामा मचा। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के रास्ते में चारपाई लगाकर कांवड़ यात्रा को रोक दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और कई घंटे पंचायत चली, लिखित समझौता हुआ, उसके बाद कांवड़ यात्रा आगे जा पाई। इसी तरह लखनऊ के लुलू मॉल में आपको याद होगा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। तो शुरू में यह दावा किया गया कि ये सभी लोग हिंदू हैं जो मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बाद में जो लोग आरोप लगा रहे थे उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया। तो यह भी थ्योरी चल रही थी उस वक्त। हर जगह आप देखिए कोशिश ये कराई जा रही कि हिंदू मुसलमान के बीच जो है हिंसा हो जाए और दूसरा हिंदू को कैसे टारगेट कर लिया जाए कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। ऐसे ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी आपको याद होगा शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, पथराव हुआ था। तब यह आरोप लगाया जा रहा था कि शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ संगीत बज रहा था। ऐसे आरोप लगाए गए कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से निकली तो जानबूझकर हिंसा भड़काई गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि हिंसा की साजिश पहले से तय थी।
चार्जशीट में यह बताया गया कि जहांगीरपुरी हिंसा शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे की अगली कड़ी थी, लेकिन वहां भी हिंदुओं की जो यात्रा थी उसको टारगेट किया गया था कि यह जानबूझकर इस यात्रा के दौरान जो है वो ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंसा हो जाए। जबकि हम लोग पूछ रहे थे कि भाई ऐसे अचानक हो जाएगा, पत्थर कहां से आ जाता है इन लोगों के पास अचानक से, पेट्रोल बम कहां से आ जाता है। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है कि कैसे हिंदू को हिंसक बता दो, कैसे हिंदू को आतंकवादी बता दो, और यह सालों से चल रहा है। इसी साल अप्रैल में रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर देश के कई इलाकों में विवाद हुआ। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। देश भर में हुई हिंसा पर यह नैरेटिव गढ़ने की साजिश थी कि हिंदू संगठनों ने जानबूझकर हिंसा फैलाई, भड़काऊ नारे लगाए, जिसकी वजह से हिंसा फैली। जब रामनवमी पर देश में कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की थी तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे थे, आपको याद होगा कि मस्जिदों और दरगाहों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाने चाहिए ताकि पता चले कि किधर से क्या हो रहा है। एक बार सुनिए उनका वो बयान। अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ, और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना। असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। ओवैसी का भी पूरा प्रयास था कि यह दिखा दो कि सब कुछ तो हिंदू ही करता है, कैमरे से दिख जाएगा, और कैमरे ने दिखाया। जब ये सर तन से जुदा के नारे लगने लगे तो उसी कैमरे ने दिखाया कि वो नारे कौन लगा रहा है। जब जुमे की नमाज के बाद पत्थर चले और कोई शोभा यात्रा वहां नहीं थी तो कैमरे ने दिखाया कि पत्थर कौन चला रहा था, पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था। लेकिन इस देश में शांति से रहने वाले एक वर्ग को, खास तौर पर हिंदुओं को, सेक्युलरिज्म के नाम पर, फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर जबरदस्ती हिंसक दिखाने का प्रयास होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू जो है वो कोई गलती करता ही नहीं होगा और दूसरे धर्म वाले ही सारे करते हो, लेकिन जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है देश के लिहाज से। गलत को गलत बोलने की बजाय तराजू पर बैलेंस करने का प्रयास होता है। शोभा यात्रा पर भड़की हिंसा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया जो अभी मैं आपको सुना रहा था। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश आज से नहीं चल रही, दशकों से चल रही है। मुंबई में 26/11 के हमले को भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रची गई थी, अगर आपको याद हो। जब आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ दिखा था और उसने अपना नाम शुरू में समीर चौधरी बताया था। प्लान के मुताबिक यह सुसाइड अटैक था जिसमें किसी आतंकी के जिंदा पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उसे हिंदू आतंकवाद बताकर प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फैलाया जाता और पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ दिया जाता। लेकिन आज जैसे किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए कि वो लोग पकड़े गए जो मजार में चादर जला रहे थे और पता चल गया कि भाई हिंदू नहीं थे, वैसे ही कसाब, ये देखिए हाथ में उसके कलावा बंधा हुआ है, वो भी जिंदा पकड़ा गया। नहीं पकड़ा जाता तो शायद समीर चौधरी ही बता दिया जाता। आज पूरी दुनिया जानती है कि अजमल कसाब हिंदू पहचान के साथ पाकिस्तान से मुंबई आया था। वो जिंदा पकड़ा गया इसलिए इस साजिश का खुलासा हो पाया। अगर वो मर जाता तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता। इस बारे में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि अगर कसाब उस फर्जी पहचान के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठे होकर उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कुछ लोगों के जरिए, यह आपको और आगे बताता हूं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी
द सैफरन स्काई, जिसमें हिंदुओं को लेकर सलमान खुर्शीद ने क्या लिखा आपको जरा बताता हूं। उन्होंने लिखा कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने किराने लगा दिया और ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो राजनीतिक तौर पर हर पैमाने में वैसा है जैसे हाल के सालों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। हिंदुओं और हिंदुत्व की छवि को भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी खराब करने की साजिश हुई। सलमान खुर्शीद आईएसआईएस से तुलना कर रहे हैं। बॉस, आप देख रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व क्या किया है उसने ऐसा जो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ा जाए? कोई पूछे सलमान खुर्शीद से। लेकिन यही बातें कही जाती। इंटरनेशनली जो हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा हूं। पिछले साल 2021 में 10 से 12 सितंबर के बीच अमेरिका में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और इसे 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के एक संगठन ने आयोजित किया था। इसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों के स्पीकर, शिक्षाविद और दूसरे स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत के भी कई लोग शामिल थे। वहां भी हिंदुत्व, आरएसएस को कनेक्ट करके हिंदुत्व कितना खतरनाक है यह बताने की कोशिश थी। एजेंडा आज से नहीं चल रहा बॉस, सालों से चल रहा है और बार बार असफल प्रयास हो रहा है। ये तो किस्मत का ही है कि बार बार ये लोग जो है वो एक्सपोज हो जा रहे हैं, नहीं तो प्लानिंग पूरी है। हिंदुत्व के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। भगवान हनुमान, उनकी एक तस्वीर आप सबने बड़ी देखी होगी जिसमें हनुमान जी के एक हिस्सा जो है वो दिख रहा है और इसमें गुस्से में दिख रहे हैं वो, और इन्हें एंग्री हनुमान कहकर प्रचारित किया गया। भगवान राम और हनुमान हिंदुओं और हिंदुत्व के प्रतीक है। इस तस्वीर के जरिए यह प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि एंग्री हनुमान की तरह हिंदू भी क्रोध में है, कट्टर हो रहा है, और ये जो नया जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना कि अब हिंदुत्व जो है देश के अंदर वो कट्टर हिंदुत्व हो गया है, अग्रेसिव हिंदुत्व हो गया है, उसके लिए एंग्री हनुमान नाम की एक तस्वीर जो है वो लगाई गई। क्या हनुमान जी कभी गुस्से में नहीं आए? अगर वो पूंछ में आग लगाकर लंका जला सकते हैं तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ इस फोटो से कुछ होगा नहीं, आपका एजेंडा भी उसी तरीके से लंका दहन की तरह दहन हो जाएगा। लेकिन यह प्रयास इस देश में बार बार हो रहा है कि कैसे हिंदू मुसलमान जो है उसको भिड़ा दिया जाए और उसमें भी नैरेटिव यह बने कि हिंदुओं ने जानबूझकर यह सब किया, हिंदू अग्रेसिव हो रहा है, हिंदुत्व अग्रेसिव हो रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे को यह नैरेटिव सूट करता है। इसलिए बतौर देश के नागरिक, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सावधान रहिए बॉस, सावधान रहिए। मैं तो आता ही रहूंगा सावधान करने। पाठशाला में अब पीएम मोदी की उस रणनीति का चैप्टर जो यूपी में बीजेपी को 80 की 80 लोकसभा सीट दिलवा सकता है। – 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े बहुमत से सत्ता में पहुंचने की वजह, एक बड़ी वजह यूपी की 80 में से 70 से ज्यादा सीटें जीतना था। फिर बीजेपी ने 2017 में यूपी विधानसभा जीती, 2019 में बीजेपी का जलवा फिर कायम रहा लोकसभा चुनाव में, और हाल ही में 2022 विधानसभा में भी पार्टी ने परचम लहराया। इन सारी जीतों के पीछे पीएम मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति एक बड़ी वजह रही है। और अब कैसे उस रणनीति में हल्का फेरबदल कर यूपी फतह का नया प्लान तैयार किया गया है, आज आपको यह पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि आज ही यह चैप्टर क्यों खोल रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी ने आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हरमोहन यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पहले खबर थी कि पीएम मोदी हरमोहन यादव की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर जाने वाले हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसे संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है।
लेकिन जिन हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, आज पहले आपको यह बताता हूं कि वो कौन थे और उनकी राजनीतिक विरासत क्या है, क्योंकि पहले यह समझ पाइएगा, तभी समझ पाइएगा कि यूपी की पॉलिटिक्स के लिहाज से आज जो हुआ उसका मतलब क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी यूपी में बड़ा खेल करने का प्लान बना रहे हैं। हरमोहन यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी, यानी प्रधानमंत्री किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? सपा के संस्थापक सदस्य को, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी को। जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे तो इन्हें मिनी सीएम कहा जाता था हरमोहन यादव को। 1984 के सिख दंगों में सिखों की रक्षा के लिए शौर्य चक्र मिला। हरमोहन यादव भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हरमोहन यादव और उनके परिवार का कानपुर के आसपास के इलाके में बड़ा रसूख है। हरमोहन यादव के पोते मोहित यादव बीजेपी के सदस्य हैं। 4 जुलाई तक हरमोहन यादव के बेटे सुखराम यादव समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सुखराम यादव की नजदीकी बीजेपी से बढ़ रही है और इनके जरिए बीजेपी ने यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। यूपी में बीजेपी की अभी तक की रणनीति क्या रही है, अगर आप इसको गौर कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अगर आप जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर आप उसको नहीं जीत रहे हैं तो फिर आप जो है लोकसभा में जीत दर्ज करें, बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करें, कुर्सी हासिल कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूपी के लिए बीजेपी की रणनीति जो अभी तक रही है वो ये रही है कि गैर यादव ओबीसी वोट जो है, गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित, इनको जो है बीजेपी ने समीकरण बैठाकर अपनी तरफ किया, क्योंकि ये वो वर्ग था जिसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि सपा के हिसाब से क्या समीकरण चलता था? मुस्लिम और यादव का समीकरण चलता था वहां, कि ये दो मिल गए, काम खत्म हो गया, उसके बाद कुछ वोट तो इधर उधर से आ ही जाएगा। अच्छा, मायावती जो है वो जाटव वोट पर फोकस करती थी, तो गैर जाटव और गैर यादव दोनों जो हैं वो पिछड़े हुए थे। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इनको एकजुट कर पाई, इनके लिए काम किया और इनको साथ ले आई। तो बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से इस वर्ग को अपने तरफ ले आई। अब बीजेपी की रणनीति क्या है? अब बीजेपी फोकस कर रही है कि भाई गैर यादव और गैर जाटव तो आ गए हमारे साथ, अब बीजेपी की फोकस है कि यादव वोट बैंक जो है इसमें सेंध लगाना होगा, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को, जिस तरह से वो अभी हार के बाद हिले हुए हैं, अगर यादव वोट बैंक उनका हिल गया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हिल जाएगी और बीजेपी के लिए 80 की 80 सीटें जीतना भी कोई बहुत बड़ा सपना नहीं होगा अगर वो ये कर पाए। हरमोहन यादव की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी यूपी में कभी ना हारने वाला प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए बीजेपी यादव समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें हरमोहन यादव की विरासत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। यूपी में यादव वोटर अब तक किसके साथ रहा है? सीधे सीधे नाम आता है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। बीजेपी चाहती है कि हरमोहन यादव जैसे बड़े नामों की मदद से, उनकी विरासत की मदद से यादव वोटर को तोड़ा जाए और अपने साथ लाया जाए। यूपी में अगर आप देखेंगे, अगर अखिलेश के साथ यादव वोट कितना रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये करना बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है और इसको करने की कोशिश कर रही है। तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के मुताबिक 2014 में जो यादव वोट था उसका 53% किसको गया? समाजवादी पार्टी को, SP को। 2017 में करीब 66% यादवों ने किसको वोट किया? समाजवादी पार्टी को। 2019 में 60% यादवों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, तब महागठबंधन था लोकसभा के वक्त। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई, बावजूद इसके 83% यादवों ने किसके लिए वोट किया? अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए। यानी यादव वोट पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट रहा
भले बाकी इधर से उधर हो गए। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इस यादव वोट में सेंध लगाई जाए, क्योंकि उसके पास अपना जो हिसाब है वो सेट है। क्योंकि बीजेपी का ध्यान गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित पर था। कैसे? अगर आपको मैं आंकड़ा दिखाऊं, अगर आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूं सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक कि किस तरीके से जो अन्य ओबीसी हैं यादव के अलावा, और अगर आप अन्य जाटव देखेंगे, उन्होंने बीजेपी के लिए क्या किया, ये बीजेपी के लिए आपको बता रहा हूं। आप आंकड़ा देखते जाइए। 2014 में इसमें अन्य में हमने कुर्मी को भी अलग रखा है, कुर्मी और यादव उसको छोड़ के जो बाकी है। तो 2014 में यूपी में अन्य ओबीसी का 61% वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला 61%। और गैर जाटव जो थे उनका 45%, मतलब लगभग आधा चला गया इधर, और इधर तो आधे से भी ज्यादा। बीजेपी बम 70 से ज्यादा सीट आ गई। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव, इसमें भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और बीजेपी को 61% अन्य ओबीसी का वोट मिला, मतलब वोट इंटैक्ट रहा। और गैर जाटव जो वोट घटा मतलब लोकसभा के कंपैरिजन में, लेकिन 31% वोट तब भी मिला और बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, यहां भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया और अन्य ओबीसी के 72% वोट मिले। आप देखिए कितना बड़ा जंप है ये। और गैर जाटव के 48% वोट शेयर को बीजेपी ने हासिल कर लिया 2019 लोकसभा में। क्योंकि जो सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा उसमें कहा जाता है कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव इनको जो है प्रमुखता से जगह मिली। पिछड़े थे तो उनको मिलना ही चाहिए था, तो दिया गया तो उन्होंने अपना विश्वास जताया, तो वोट परसेंट जंप कर गया। कहां 61 से 72 हो गया, कहां 45 से 48% हो गया। फिर 2022 में भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला बनाए रखा और इसमें भी बीजेपी को कामयाबी मिली। विधानसभा के लिहाज से देखिएगा तो 5% का जंप आ गया, 61 से 66% हो गया। और अगर आप विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो 31% से बढ़कर विधानसभा में 41% हो गया। मतलब गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, यह बीजेपी के लिए सॉर्टेड मामला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बीजेपी यह ध्यान लगा रही है कि अगर यादव वोट बैंक को तोड़ दिया तो अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी की राजनीतिक कमर तोड़ी जा सकती है। 2019 के चुनाव में अखिलेश और मायावती साथ आ गए थे, इससे बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ। 73 सीट जो है 2014 में बीजेपी को लोकसभा में आई थी, 2019 में 64 हुई, 9 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी यूपी में यह बेहतर प्रदर्शन था। लेकिन बीजेपी को यह लगा कि अपने विस्तार का प्लान बनाना चाहिए, यादव और जाटव वोटरों को मिलाने की कोशिश शुरू हुई। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी के लिहाज से यूपी में यादव वोट बैंक कितना है, यादवों का जो वोट बैंक है वो करीब 8.7% है और जाटव जो है वो 11.5% है, 11.5%। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 2 12 2 8 1 9 10 और 2, करीब 20.2% हो जाता है। 20% वोट यूपी की सियासत में बड़ा मायने रखता है। अगर यह 20% में बीजेपी सेंध लगा देती है तो 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप फिर से कर सकती है। क्योंकि मायावती के कमजोर होने के बाद बीजेपी ने अपना ज्यादा ध्यान यादव वोटरों पर लगाया है। इसके लिए बीजेपी ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे चौरी चौरा विधानसभा से विधायक रही संगीता यादव को राज्यसभा सांसद बनाया। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री भी। यादवों के गढ़ से, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को चुनाव जिताने के लिए पार्टी ने पूरी जान लगा दी और वो जीत भी गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया। सुभाष यदुवंश को 2018 में बीजेपी ने यूपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। 2022 में सुभाष यदुवंश को विधान परिषद भेजा गया। 2017 में लखनऊ में अमित शाह ने यादव समुदाय से आने वाले बूथ अध्यक्ष के घर खाना खाकर बूथ अभियान की शुरुआत की थी। यानी बीजेपी के दिमाग में यादव वोट बैंक चल रहा है।
पार्टी में यादव नेताओं को बड़ी भूमिका देने के साथ साथ बीजेपी मुलायम परिवार में भी सेंध लगा रही है। मतलब इधर मुलायम परिवार को कमजोर करो, इधर यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा। कैसे, देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराया गया। यादव समुदाय को संदेश दिया गया कि अखिलेश यादव परिवार को नहीं संभाल पाए। चुनाव से पहले ही मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने हमेशा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव से बड़ा नेता बताया। यह साबित करने की कोशिश रही कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को सम्मान नहीं मिला। सार्वजनिक मंचों से बीजेपी नेता मुलायम सिंह यादव की आलोचना से परहेज करते रहे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी की मृत्यु हुई तो योगी आदित्यनाथ उनसे खुद मिलने पहुंचे। इससे पहले मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। ऐसा नहीं है कि यादव वोटों में सेंध लगाने का बीजेपी का प्लान अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। और इसीलिए आज जैसे हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी को पीएम मोदी के संबोधित करने पर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि हरमोहन यादव तो गरीब पिछड़ों को जोड़ते थे, बीजेपी तो तोड़ने का काम करती है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। अखिलेश यादव के पास से सिर्फ यादव वोटर ही नहीं छिटक रहे, गठबंधन के सहयोगी भी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद से अब तक 3 दलों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। सबसे पहले केपी मौर्य के महान दल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा। इसके बाद शनिवार को ओपी राजभर और अखिलेश का गठबंधन भी लगभग टूट ही गया और शनिवार को ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का राजनीतिक रिश्ता भी टूट गया। राजभर और अखिलेश यादव की पार्टियों के बीच सिर्फ गठबंधन नहीं टूटा बल्कि दोनों दलों में चिट्ठीबाजी भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ने वाली चिट्ठी में आरोप लगाया कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा कि राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये लिख दिया राजभर जी को। यह चिट्ठी एक तरफा नहीं रही। शनिवार को समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी तो रविवार को राजभर जी ने भी जवाब दिया कि मैं आपसे इसलिए जुड़ा था कि पिछड़ों, दलित, कमजोर, अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, कमजोर तबकों और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं सोचती। मतलब उन्होंने भी पलट के सुना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश और राजभर के बीच सिर्फ पिछड़ा और दलितों की सेवा के लिए गठबंधन टूटा। इसकी असली वजह कुछ और है। विधानसभा चुनाव के बाद ही राजभर और अखिलेश में मतभेद शुरू हो गया था। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद राजभर ने अखिलेश को एसी कमरे से निकलकर राजनीति करने की सलाह दी। इससे दोनों की दूरी और बढ़ गई। इससे पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद तो बनाया उनको, तो राजभर ने अपनी पार्टी के लिए एमएलसी का टिकट मांग लिया। नहीं मिला तो नाराज हो गए। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा के समर्थन में बैठक बुलाई, राजभर को पूछा नहीं, इससे वो अलग नाराज हो गए। एक बार वो वाला बयान सुनाता हूं आपको। तलाकनामा उनका कबूल कर लिया। हम वहां नजदीक जाकर के अखिलेश जी को देख लिए, पढ़ लिए कि वहां पाल प्रजापति, कुमार चौहान, बिंद कीवट, मल्ला, राजभर, कश्यप, बंजारा, बहेलिया, आरा, करकबंसी, खंघार, इन लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। नेताओं की जरूरत है। नेता बना दो, वो अपनी जाति का वोट खाली दिला दे लेकिन हिस्सेदारी न मांगे। इसी बात का झगड़ा चुनाव में ही हमारा उनका शुरू हुआ था। समाजवादी पार्टी और राजभर के बीच टूटे गठबंधन में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी कहानी। यह भी दावा किया जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राजभर की पार्टी को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने वो गाड़ी वापस ले ली। राजभर इससे भी नाराज हो गए। हालांकि राजभर अखिलेश यादव से गाड़ी के लेन देन की बात को गलत बताते हैं और कहते हैं कि बदनाम करने की साजिश की गई है। उनकी गाड़ी हमारे पास सही है नहीं, ये झूठे हल्ला किए हैं। हम तो कहते हैं अगर कोई मर्द हो जो कह रहा है तो वो ये गाड़ी ओम प्रकाश राजभर के नाम से दे ही देता है, फॉर्च्यूनर।
तो हम भी देखते देखी कितनी तेज चलती है रेस करते। प्रकाश राजभर के नाम से कोई गाड़ी ही नहीं दी गई है और कह दे रहे हैं कि वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनको जरा सा भी अकल नहीं है कि हम इनोवा से चलते हैं। राजभर साहब भी लेकिन कमाल के आदमी हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले किसी से गठबंधन करें और चुनाव के बाद उठ जाए। 2017 विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ, चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ, बीएसपी ने गठबंधन तोड़ दिया। 2022 में एसपी का कई छोटे दलों से गठबंधन हुआ, राजभर की सुबह सपा, महान दल और शिवपाल यादव गठबंधन से अलग हो गए। मतलब चुनाव भर इनका गठबंधन रहता है, फिर नहीं चला मामला तो तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते वाला हिसाब हो जाता है। तो यूपी में अखिलेश यादव की मुश्किलें वैसी ही बढ़ी हुई हैं। अब बीजेपी ने अगर यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी तो दिक्कत और बढ़ सकती है। पाठशाला में अब नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी की उस टेंशन का चैप्टर जिससे फायर ब्रांड ममता बनर्जी के तेवर ठंडे नजर आ रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार का एक मंत्री जेल में है और नाम है पार्थ चटर्जी। इनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले घर पर शुक्रवार को ईडी की रेड पड़ी थी। घर से नोट ऐसे मिला जैसे अपने यहां हम लोग जो है वो रद्दी का अखबार भी ना रखते हो, ऐसे नोट फेंका हुआ था। घर से नोटों का पहाड़ मिला, 20 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल गई। दावा किया गया कि जो रकम मिली वो शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ी है। इस दौरान पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे और इसके बाद पार्थ चटर्जी के साथ साथ अर्पिता की भी गिरफ्तारी हो गई। जब ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया तब वो ममता बनर्जी से बात करने के लिए परेशान थे। उन्होंने देर रात से लेकर सुबह तक कई बार ममता बनर्जी को फोन लगाया, लेकिन ममता बनर्जी से उनकी बात हो नहीं पाई। और यह बड़ा खुलासा हुआ पार्थ मुखर्जी के अरेस्ट मेमो से। किसी शख्स की गिरफ्तारी के बाद एक अरेस्ट मेमो बनता है जिसमें एक सेक्शन होता है कि इसमें आरोपी उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसको उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। पार्थ चटर्जी ने इस कॉलम में ममता बनर्जी का नाम लिखा कि दीदी को बताइए कि मैं अरेस्ट हो गया। यहां तक कि मेमो में ममता बनर्जी का फोन नंबर भी दिया गया। अरेस्ट मेमो के मुताबिक पार्थ को ममता बनर्जी को 4 बार कॉल करने की अनुमति थी। 2 बार नॉर्मल कॉल किया गया, 2 बार फेस टाइम किए। यानी अपने सबसे मुश्किल वक्त में पार्थ चटर्जी ने किसको याद किया? ममता बनर्जी को। अरेस्ट मेमो के मुताबिक पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार कॉल किया। 7 घंटे के अंदर 4 कॉल हुए। दावा है कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। हालांकि पार्थ चटर्जी ने बाद में कहा कि उनके पास कोई फोन ही नहीं है। पेशी के दौरान पार्थ चटर्जी ने जो कहा एक बार सुनवाता हूं, फिर आगे की बात। I am not provided with mobile. 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 पार्थ चटर्जी भले ही फोन कॉल की बात से मुकर रहे हो, लेकिन ईडी का अरेस्ट मेमो जो एक सरकारी दस्तावेज है वो दावा कर रहा है कि पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे बात नहीं की। जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो नवंबर 2011 में कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में अपने 2 कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए पहुंच गई। टीएमसी के दोनों कार्यकर्ताओं पर दंगे के आरोप थे। ये वो ममता बनर्जी हैं जो फरवरी 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की सीबीआई पूछताछ के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी सड़क पर। ये वो ममता बनर्जी हैं जो मई 2021 में तत्कालीन मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय के लिए केंद्र से भिड़ गई थी। लेकिन वही ममता बनर्जी अब की बार ममता बनर्जी ने अपने बेहद करीबी मंत्री की गिरफ्तारी को 2 दिन बाद बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि न वो भ्रष्टाचार का समर्थन करती है और ना ही किसी गलत काम का अगर कोई दोषी है तो उसका बचाव करती हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी का बयान सुनिए, फिर जरा उनके तेवरों पे बात करेंगे। আজকে আমি সত্যি দুঃখিত এবং মর্মাহত এবং শোকাহত কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আচরণে, কিন্তু আমি চাই উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম সত্যির বিচার হোক। সত্যিটা যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও আই ডোন্ট মাইন্ড। ममता बनर्जी इससे पहले जितनी बार भी ऐसे मामले सामने आए, किसी पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का या कुछ और,
बिल्कुल सीधा, वो जो है वो काउंटर अटैक के मोड में रहती थी। वो ऐसा लगता था भिड़ने के ही मूड में। ये पहली बार लोग देख रहे हैं और चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिस अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए, हम कोर्ट में जो होगा वो देखेंगे। मतलब एकदम ही तेवर बदला हुआ है। एक तरफ फायर ब्रांड नेता होती थी, एक तरफ वो है जो करीबी नेता का फोन नहीं उठा रही। अरे भाई, पुलिस कमिश्नर के लिए सड़क पर बैठ गई। यहां पार्थ चटर्जी जो हैं वो तो राइट हैंड बताए जाते हैं, उनके लिए भी उनका बर्ताव ऐसा है जो लोगों को यकीन में नहीं आ रहा। ममता बनर्जी आज भले ही पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी महिला जो है अर्पिता मुखर्जी से दूरी बना रही है, लेकिन पुराना वीडियो है जिसमें ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के साथ दिख रही हैं। सुनिए ममता बनर्जी अर्पिता से क्या कह रही है। আমি অর্পিতা উড়িষ্যায় শুননা করো, তুমি শুননা উড়িষ্যায় কাজ করো? আচ্ছা আচ্ছা, ভালো করে করো। উড়িষ্যা করতে উড়িয়া বলতে পারো ভালো করে? কেমতি আছন্তি এই সমস্ত ভালোই চলবে। সুতরাং উড়িষ্যায় কাজ করে বাংলারই মেয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তো আমি আগেই বলেছি ঋতুপর্ণা, আমি আগেরবারও দেখেছি ও এসেছিল এখানে, ও ববিদের ওখানেও যায়। ये पुराना वीडियो है ममता बनर्जी का जिसमें वो अर्पिता के बारे में बोल रही है। ममता बनर्जी ने उस पार्थ चटर्जी से दूरी बनाने की कोशिश की है एक तरीके से, जो कांग्रेस के दिनों से उनके साथ रहे। कांग्रेस से अलग होकर जब ममता ने 1998 में टीएमसी बनाई तो यही पार्थ चटर्जी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। कहते हैं आज की तारीख में टीएमसी में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद अगर किसी का नंबर और नाम आता है तो वो पार्थ चटर्जी का है। और उन पार्थ चटर्जी को ऐसा लोग कह रहे हैं, देख के लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने जैसे अकेला छोड़ दिया है। छात्र राजनीति के दौर में पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के सीनियर होते थे। करीबी बताते हैं कि पार्थ चटर्जी एक वक्त में ममता बनर्जी के गॉडफादर थे उस जमाने में छात्र राजनीति में। साल 2006 में पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने विपक्ष का नेता बनाया। लेफ्ट के खिलाफ सिंगूर और नंदीग्राम की लड़ाई में पार्थ चटर्जी विधानसभा में विपक्ष की आवाज बन गए थे। साल 2007 में ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को टीएमसी का महासचिव बनाया। जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो उन्हें मंत्री बनाया गया। फरवरी 2022 में ममता बनर्जी ने टीएमसी के कई इकाइयों को भंग कर दिया था, लेकिन पार्थ चटर्जी उन चंद नेताओं में थे जिनको अपने पद से नहीं हटाया गया। इतने करीबी रहे हैं पार्थ चटर्जी सियासत में ममता बनर्जी के, और इतना उनका दबदबा रहा है टीएमसी की राजनीति में। और इसीलिए आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इतने करीबी नेता के लिए ममता बनर्जी का यह बर्ताव पिछले सारे मामलों से अलग कैसे है। ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं, इसकी 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं चर्चा में। पहली तो यह है कि यह मामला चूंकि भ्रष्टाचार का है और नोटों की गड्डियां भी मिल गई। भ्रष्टाचार के मामले तो पहले भी सामने आए, इस बार नोटों की भर के गड्डियां मिल गई। इसलिए ममता बनर्जी का अपने मंत्री का बचाव करना मुश्किल हो गया, ये लोगों को लग रहा है। दूसरी वजह जो चर्चा में है वो ये कि यह घोटाला शिक्षा से जुड़ा है और बंगाली मानुष अपने बच्चों की शिक्षा के लेकर बहुत संवेदनशील होता है। बंगाल की कई विभूति जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने शिक्षा के जरिए बंगाल को हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। और उसी एजुकेशन सिस्टम में ममता राज में अगर घोटाला हो जाए तो जाहिर है ममता बनर्जी से अब की बार तो वही पुराना रिएक्शन बचाव करने वाला हो, ये लोग उम्मीद नहीं कर रहे। तो इसलिए भी ममता बनर्जी थोड़ा बैकफुट पर है। तीसरी वजह है 2024, जहां ममता बनर्जी को पीएम मोदी से टक्कर लेनी है और इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी को जनता के सामने दिखाना कि भाई मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए भी यही है। इतने साल में चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों, जीरो उनकी टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के लिए। ममता बनर्जी को अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, नेशनल लेवल पर अपनी इमेज क्रिएट करनी है, तो उनको भी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखना है। और इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता, इतने करीबी नेता का बचाव न करके वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखो अगर भ्रष्टाचार का आरोप मेरे बहुत करीबी पर भी लग जाए तो मैं उसको नहीं बचाती, इतना मुझे भ्रष्टाचार से नफरत है। तो मैसेजिंग की भी बात है। पार्थ चटर्जी पर लगे आरोपों को अब बंगाल में कट मनी और सिंडिकेट कल्चर से भी जोड़ा जा रहा है।
ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी जिस मामले में सलाखों के पीछे हैं, वो मामला दरअसल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी घोटाले से जुड़ा। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में आरोप है कि मेरिट लिस्ट को बदल दिया गया। 2016 की परीक्षा में पहली मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई और दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी किया गया। पहली लिस्ट में एक लड़की को 77 अंक मिले, दूसरी लिस्ट में उसे वेटिंग में डाल दिया गया। आरोप लगा कि शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। मंत्री की बेटी सिर्फ 61 नंबर के साथ मेरिट लिस्ट में आ गई। यह आरोप लगा। नंबर बदलने के जो आरोप लगे उसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि हेरा फेरी में शामिल छात्रों ने आरटीआई उनसे फाइल करवाई गई। आरटीआई में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। पुनर्मूल्यांकन के नाम पर उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी हुई और कुछ उम्मीदवारों के अंक बढ़ाकर मेरिट में स्थान दिया गया। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट कर दिया गया। आरोप है कि इसी खेल के जरिए बंगाल में लोगों से झोला भर भर कर नोट वसूले गए। हालांकि ममता सरकार पर लगने वाला भ्रष्टाचार का यह पहला आरोप नहीं है। ममता बनर्जी भले दिखाने की कोशिश करें कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन कोयला घोटाला का जो मामला है जिसमें आरोप लगे हैं कि 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और पत्नी से इस मामले में सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है और इसी मामले में टीएमसी एमएलए सुशांत महतो से भी ईडी ने पूछताछ की। आरोप है कि नेताओं तक घोटाले का पैसा पहुंचा है। अभी जांच चल रही है। दूसरा नाम आता है शारदा चिटफंड घोटाले का। 2500 करोड़ के इस घोटाले में शारदा ग्रुप के मालिक के ममता के करीबी होने का आरोप लगा। मामले में टीएमसी सांसद कुणाल घोष और श्रिंजॉय बोस गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि पूर्व डीजीपी रजत मजूमदार भी गिरफ्तार हुए थे। फिर है नारदा स्टिंग ऑपरेशन। 2016 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। इसमें दावा किया गया कि टीएमसी के मंत्री और सांसद कैश लेते दिखे। ये लोग काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदों से कैश लेते दिख रहे थे और इस मामले की भी सीबीआई जांच कर रही है। पशु तस्करी घोटाला। इसमें 20,000 करोड़ के अवैध कारोबार का आरोप है, जिसमें नेता, अफसर, पुलिस सबकी सांठगांठ बताई गई। मामला इतना बड़ा है कि सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष से पूछताछ कर चुकी है। ममता बनर्जी को 2024 में विपक्ष का चेहरा बनना है और इसके लिए वो विपक्ष को एकजुट भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का है और यहीं पर विपक्ष बैकफुट पर आ जाता है। बंगाल में ही ममता सरकार में शामिल 2 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। उधर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन पिछले महीने तक चली महाविकास अघाड़ी सरकार, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव की शिवसेना शामिल थी, उसके 14 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। फिर झारखंड का उदाहरण देखिए। हेमंत सोरेन की सरकार के साथ ममता बनर्जी की अच्छी ट्यूनिंग है। वहां तो सीएम सोरेन के करीबी उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में तो कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बाकायदा सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर खनिज मंत्री प्रमोद जैन को ही सबसे बड़ा खनन माफिया बता दिया है। दूसरी तरफ पीएम मोदी एनडीए या बीजेपी शासित राज्यों के साथ डबल इंजन वाली सरकार चला रहे हैं और कल ही पीएम मोदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 संवाद किया। केंद्र की योजनाओं का कितना फायदा जमीन पर हो रहा है, इसका रिपोर्ट कार्ड लिया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर नीति अपनानी है, इस पर जोर दिया। तो ममता बनर्जी पूरा प्रयास कर रही हैं कि इस मामले से 2024 का उनका मामला न गड़बड़ाए और यहां पर क्या निकलता है उस पर भी उनकी नजर है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सुबह 3 बजे ब्यास नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी की गरज ऐसी थी कि आसपास के लोग डर गए। मनाली के साथ लगते चढ़ियारी में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट भी बाढ़ की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। अचानक नदी का बहाव बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट जलमग्न हो गया। सोलंग के ग्रामीण ने कुछ दिन पहले ही अस्थायी पुल बनाया था, वो फिर से बाढ़ में बह गया। ब्यास नदी में जैसे ही पानी बढ़ने लगा, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के आसपास गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम भी नदी किनारे रहने वाले लोगों को सायरन बजाकर सतर्क कर रही है। हालांकि बाढ़ से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नदी का पानी बढ़ने के कारण आसपास के लोगों की नींद उड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है।
हाल ही में बने भोपाल जबलपुर हाईवे पर कलियासोत नदी पर बने पुल की सड़क धंस गई। ये पुल भोपाल जबलपुर हाईवे पर मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया के पास कलियासोत नदी पर बना है। 2 दिन से कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं। इससे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पुल का एक हिस्सा ढह गया है। फिलहाल प्रशासन ने एक तरफ से रास्ता बंद कर दिया है। ये सड़क साल 2020 में सीडीएस कंपनी ने बनाई थी। इससे 559 करोड़ रुपए के हाईवे निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर में ही सड़क पर दरार दिखने लगी थी। एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया था। रात करीब 11:30 बजे इस पुल की रिटेनिंग वॉल गिरी। 2 साल पहले पुल का ये सर्विस रोड बनाया गया था। पुल 5 साल की वारंटी में था। पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बरसात के बाद इसको पूरी तरह से भरवा दिया जाएगा। किश्तवाड़ में सेना ने कुंडेल में बेली पुल बनाने का काम संभाल लिया है। अगले 4-5 दिनों में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। पुल बनते ही मचैल यात्रा का रास्ता आसान हो जाएगा और यात्री बिना किसी परेशानी के मचैल माता के दरबार पहुंच सकेंगे। इससे पहले 20 जून को भोट नाला में पानी का बहाव तेज हो जाने से वहां पर अस्थायी तौर पर बनाया गया लकड़ी का पुल बह गया। अब हमारी इंडियन आर्मी जो है इसको जो काम कर रही है, एक इलाके में उम्मीद जागी है कि 2-4 दिन तक ये ब्रिज जो है ये तैयार हो जाए। पुल न होने के कारण स्थानीय लोगों का सामान भी गुलाबगढ़ इलाके में रुका हुआ है। पुल बनने के बाद वो अपने सामान को आसानी से इधर उधर ले जा सकेंगे। मचैल माता के दर्शन के लिए यात्रा 25 जुलाई से शुरू हो रही है। हेलीकॉप्टर सेवा भी 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अभी तक पुल के न होने की वजह से काफी बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब सेना इस पर काम कर रही है तो जल्द ही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। एक मगरमच्छ और उसके पीछे पूरा गांव। इतना ही नहीं, साथ में वन विभाग की टीम। फिर भी काबू पाना बेहद मुश्किल। ये ताकत है एक मगरमच्छ की। तस्वीरें राजस्थान के जालौन की हैं, जहां एक मगरमच्छ ने जमकर उत्पात मचाया। ये तस्वीरें ढगवा कला गांव की हैं। देखिए कैसे एक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए गांव वाले उसके पीछे भाग रहे हैं। इसमें वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। एक मगरमच्छ ने पूरे गांव को परेशान कर दिया है। ऐसे में सभी लोग रस्सी और डंडा लेकर उसके रेस्क्यू में जुट गए। कई घंटों की कोशिश के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया जा सका। दरअसल बेतवा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से मगरमच्छों की अचानक गांव में घुसपैठ बढ़ गई है। गांव में अचानक मगरमच्छ के घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मगरमच्छ पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आधे हिंदुस्तान में भारी बारिश आफत बनी हुई है, तो नवी मुंबई की इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यहाँ बरसात लोगों के लिए राहत लेकर आई है। भारी बारिश के बाद नवी मुंबई के उरण तालुका में बना रणसाई डैम लबालब हो चुका है। 35 गांव को पानी की आपूर्ति करने वाला बांध भरा तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग गई। यहाँ सैकड़ों सैलानी मौज मस्ती करने पहुँच गए। इस बार भी यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली और पर्यावरण का लुत्फ उठाते पर्यटक नजर आए। दरअसल ये बांध उरण तालुका से करीब 35 ग्राम पंचायतों और औद्योगिक इलाकों में वाटर सप्लाई करता है। साथ ही मॉनसून के पहले भरे डैम पर अब पर्यटक भी छुट्टियां मना रहे हैं। ये कराची की अब्दुल्ला हारून रोड की तस्वीरें। देखिए कैसे बारिश के कारण पूरी की पूरी सड़क डूब गई। गाड़ियों के दरवाजे पर पानी आ गया। बच्चों के लिए ये सड़क स्विमिंग पूल बन गई है और बच्चे इसमें भरे पानी में मौज मस्ती कर रहे हैं। कराची के क्लिफ्टन में भी भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कराची के बंदरगाह का हाल देखिए। समुद्र का पानी यहां अंदर घुस गया है। कंटेनर पानी में डूब गए। कराची के सुरजनी इलाके में कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। कराची के पाकिस्तान चौक में भी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। यहां आसपास मौजूद बिल्डिंग्स के अंदर पानी घुस गया है। कराची के शाहराह फैजल इलाके में तो इतना पानी भरा है कि ये पूरी की पूरी कार उस पर डूब गई। उर्दू बाजार इलाके में बाढ़ और बारिश से भारी बर्बादी हुई है। सड़क पर कमर तक पानी भरा है और सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें उसमें डूबी हुई नजर आ रही है।